नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, धम्म दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धम्म दीपावली तब से मनाई जाती है जब तथागत बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद पुनः अपने राजमहल, शुद्धोधन के राजमहल में वापस गए थे अपने परिवार से मिलने के लिए। अपने परिवार से मिल करके उनसे भिक्षा ग्रहण किया। तभी से धम्म दीपावली मनाई जाती है और इसका विस्तार सम्राट अशोक ने किया, कनिष्क ने किया, हर्षवर्धन ने किया। जितने भी बौद्ध शासक हुए उन्होंने धम्म दीपावली का विस्तार किया। लेकिन हिंदूवादी शक्तियाँ जो अपने को वैदिक धर्म से जोड़ती थी, उन्हें बौद्ध विचारधारा से नफरत थी, क्योंकि बौद्ध विचारधारा न्याय के रास्ते पर, बौद्ध विचारधारा प्रगति के रास्ते पर पाखंडहीन, अंधविश्वासहीन या यूं कहें कि ईश्वरहीन ऐसी विचारधारा थी तथागत बुद्ध की। लेकिन वैदिक विचारधारा के लोगों ने तथागत बुद्ध के संदेश को जाने से रोका और अपने संदेश को, अपने मनुवादी पाखंडी संदेश को चारों दिशाओं में गूंजने का काम किया। लेकिन आज हम चर्चा इस पर नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे की। आरएसएस का कहना है कि राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तो खोलना चाहते हैं, खोल भी रहे हैं, लेकिन संघ से मिलने के लिए क्यों नहीं आते। राहुल गांधी संघ से नफरत करते हैं। संघ की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की जहरीली विचारधारा से राहुल गांधी ही नहीं, इस देश के बहुसंख्यक बुद्धिजीवी, पत्रकार और जागरूक लोग भी संघ से नफरत करते हैं, क्योंकि संघ एक फांसीवादी संगठन है, संघ एक आपराधिक संगठन है, संघ एक आतंकी संगठन है। तो उससे तो आम आदमी भी नहीं मिलना चाहता। राहुल गांधी तो बहुत ऊंची चीज़ है। राहुल गांधी के बढ़ते कद को, राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके संघ घबराया हुआ है और संघ को लग रहा है जितना तेजी से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और जिस तरह से उन्होंने 2024 में नेता विपक्ष का पद हासिल कर लिया, संघ को लगता है कि मध्यावधि चुनाव के बाद या फिर 2029 के चुनाव के बाद इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। तो राहुल गांधी को पटाने के लिए, क्योंकि संघ को पता चल चुका है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने वाले हैं, राहुल गांधी के अंदर संघ को लेकर के क्या सोच है, यह सिर्फ राहुल को ही नहीं पता है, पूरे भारत को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि संघ से विपरीत विचारधारा है राहुल गांधी की। और जिस तरह से आए दिन वह संघ को लताड़ते रहते हैं, संघ के नेताओं को मोहन भागवत से लेकर के सावरकर तक को खरी खोटी सुनाते रहते हैं और उसके हिंदुत्व के मुद्दे को, उसके सांप्रदायिक जुनून को, उसके आपराधिक प्रवृत्ति को जिस तरह से राहुल गांधी उजागर करते हैं, संघ को डर लग रहा है कि अगर राहुल गांधी सत्ता में आ गए तो वह संघ को उखाड़ फेंकेंगे, संघ को बैन नहीं करेंगे बल्कि संघ को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए राहुल गांधी से नज़दीकी जताने के लिए संघ आमंत्रित कर रहा है कि राहुल गांधी आइए और हमसे मिले। संघ के सरसंघ चालक, सरसंघवाहक चालक क्या है, दत्तात्रेय होश बोले। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को आकर के हमसे मिलना चाहिए, मिल बैठ कर के बातचीत करनी चाहिए।
लेकिन राहुल गांधी अगर आरएसएस के सामने झुकेंगे, आरएसएस से मिलने के लिए आएंगे, तो इसका संदेश दुनिया में क्या जाएगा आपको पता होना चाहिए। राहुल गांधी अगर संघ से मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके आईटी सेल के नफरती चिंटुओं के द्वारा यही प्रचारित किया जाएगा कि राहुल गांधी झुक गए और संघ की शरण में आ गए। राहुल गांधी के अंदर इतनी क्षमता है कि वह संघ जैसे अनेक संगठन चला सकते हैं। राहुल गांधी के अंदर इतनी कार्य क्षमता है, राहुल गांधी के अंदर इतनी कुवत है कि वह कांग्रेस सेवा दल को, जो कि आरएसएस के समानांतर कांग्रेस का चलने वाला आंदोलन था, कांग्रेस सेवा दल को फिर से खड़ा कर रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा का वाहक फिर से उसे बनाने वाले हैं कांग्रेस सेवा दल का। जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की है, वही भूमिका कांग्रेस में कांग्रेस सेवा दल का होता है। पहले से भी, आज भी है और आगे भी रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस सेवा दल पिछले कुछ वर्षों में सक्रिय नहीं रहा। तो राहुल गांधी अपने संगठन, अपने थिंक टैंक को ताकतवर बनाने के बजाय क्या आरएसएस के सामने आकर के घुटने टेक देंगे? अगर ऐसा संघ के लोग सोचते हैं तो यह इनका दिवा स्वप्न है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा था कि प्रधानमंत्री जी आइए हम और आप बैठ करके एक डिबेट कर लें। अपनी विचारधारा, राष्ट्र के प्रति अपनी सोच आप रखिए और राष्ट्र के प्रति अपनी विचारधारा, अपनी सोच हम रखेंगे। प्रधानमंत्री और उन्होंने कहा कि मैं न्योता तो जरूर दे रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे नहीं। नरेंद्र मोदी हमारे सामने, हमारे आंखों में आंखें डाल करके बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने तमाम चाटुकारों और अंधभक्तों से घिरे हुए हैं। जैसा उनके अंधभक्त और चाटुकार उन्हें जो कुछ कहते हैं उसे प्रचारित किया जाता है। प्रधानमंत्री के चाटुकारों में राम मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख चंपत राय भी है, जो कि प्राण प्रतिष्ठा के समय कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु के 11वें अवतार हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी को अवतारी पुरुष, दिव्य पुरुष, ईश्वर का प्रतिनिधि होकर के प्रकट होने का कहने के लिए होड़ लग गया। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को इंसान से भगवान बनाने की कोशिश की। कर्नाटक कांग्रेस ने तो रामलला की उंगली पकड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर की ओर जाते हुए दिखाया। नरेंद्र मोदी का कद 5.5 फीट और रामलला का कद लगभग 1.5 या 2 फीट, उनकी उंगली पकड़ करके मंदिर की ओर जाते हुए कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की उन्हें ट्विटर पर दिखाया और राम से भी बड़ा कद नरेंद्र मोदी का दिखाया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न सिर्फ चाटुकार, अंधभक्त उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें अवतारी पुरुष कह रहे हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी खुद अपने को नॉन बायोलॉजिकल कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ से नहीं पैदा हुआ, मुझे तो टपकाया है ईश्वर ने। ईश्वर ने स्वर्ग लोक से हमें भेजा है राज करने के लिए, मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं। ऐसा कई बार नरेंद्र मोदी कह चुके हैं और आरएसएस उनसे इस मसले पर नाराज भी हुआ, अपनी नाराजगी जाहिर भी किया। नरेंद्र मोदी को अहंकारी, घमंडी, तानाशाह, फादसीवाद क्या क्या नहीं कहा संघ प्रमुख ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब छल बल से और ईवीएम घोटाले से हरियाणा को जीत लिया तो संघ उनके कसीदे पढ़ते हुए फिर से संघ
नरेंद्र मोदी को और शक्तिशाली बनाने की तमाम कोशिशें कर रहा है और इसी कोशिश का एक हिस्सा है कि राहुल गांधी को संघ के सामने नतमस्तक किया जाए, राहुल गांधी को संघ में बुला करके संघ की विचारधारा मानने की बात कही जाए और इसे प्रचारित किया जाए, जिससे कि राहुल गांधी का संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट बैंक तैयार हुआ है, खास करके ओबीसी मतदाता जो कि नरेंद्र मोदी और संघ से नाराज हैं कि उनकी जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है और नरेंद्र मोदी ओबीसी हितों को क्यों नज़रअंदाज करते हैं, क्यों नहीं जनगणना कराते हैं। जब से राहुल गांधी ने ओबीसी जनगणना, ओबीसी हक अधिकार और संविधान सम्मान सम्मेलन करने लगे हैं चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, उसके बाद से आरएसएस में एक विचित्र किस्म की निराशा है, हताशा है, परेशानी है और वह चाहता है कि राहुल गांधी के बढ़ते हुए कारवां को रोकने का काम करे। तो राहुल गांधी की बढ़ती हुई छवि में अड़ंगा डालने के लिए, बढ़ती हुई लोकप्रियता पर पलीता लगाने के लिए संघ की यह सोची समझी रणनीति है। दरअसल राहुल गांधी इनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी समझते हैं कि संघ पर्दे के पीछे क्या होता है और पर्दे के आगे क्या होता है। पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे दोनों परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर होता है। पर्दे के पीछे संघ एक आतंकी संगठन है, एक कट्टर संगठन है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला, मुसलमानों को ख़त्म कर देने वाला संगठन है, जिसे संघ हिंदू कहता है, जिसे संघ दलित कहता है, ओबीसी कहता है, एससी कहता है, एसटी कहता है, उसे संघ हिंदू मानता है। और इसी हिंदू को दोयम दर्जे का इंसान बनाए रखने के लिए, वर्ण व्यवस्था की जकड़न में जकड़े रहने के लिए संघ चाहता है कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू कर दिया जाए और धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। तो संघ की इतनी जहरीली मानसिकता है और इस मानसिकता को राहुल गांधी अच्छी तरह से समझते हैं। राहुल गांधी ही नहीं, अब तो पूरा देश समझने लगा है कि संघ अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है। संघ हर रोज सवेरे अपने लगभग 65-67 हज़ार शाखाओं में अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देता है। संघ अपराध को बढ़ावा देता है, संघ दंगे आयोजित करता है, संघ हिंदुओं को तोड़ता है और हिंदुओं को डरवाता है। यह कहकर के डरवाता है कि हिंदुओं अगर बटोगे तो कटोगे। और संघ ने अपनी इस सोची समझी रणनीति और विचारधारा और जहरीले बयान को अपने से तो कहा भी, योगी आदित्यनाथ को पकड़ करके उनसे भी सार्वजनिक तौर पर कहलवाया कि जब बटोगे तो कटोगे। कौन बांटेगा और कौन काटेगा? 80-20 का खेला तो इस देश में चल ही रहा है। जब 80% हिंदू है तो 20% मुसलमान से कटने, क्या कटेंगे आप लोग? तो आरएसएस यह चाहता है कि हिंदू समाज में डर पैदा करके, नफरत पैदा करके मुसलमानों के प्रति उनका एक मुश्त वोट हासिल करे। संघ को पता है कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, खास करके संविधान के मुद्दे पर और ओबीसी हक अधिकार, ओबीसी जनगणना के मुद्दे पर, इस पर राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उसे घटाने के लिए या उसे ख़त्म करने के लिए कोई रणनीति अपनाए और उस रणनीति के तहत राहुल गांधी को जाल में फांस ले। और इसी नियत से संघ ने राहुल गांधी को आमंत्रित किया कि आप हमसे आकर के नहीं मिलते। अगर संघ को राहुल गांधी की ज़रूरत थी तो सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों संघ राहुल को बुला रहा? संघ को चाहिए था
कि डायरेक्ट राहुल गांधी को फ़ोन कर देता या फिर राहुल गांधी को खत लिख करके अपने पास आने के लिए अनुरोध करता। अगर राहुल गांधी चाहते तो आते, नहीं चाहते तो नहीं आते। सार्वजनिक रूप से कहने का मतलब यही है कि राहुल गांधी को फंसाने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी अगर संघ से आकर के मिलेंगे तो इन्हें कहा जाएगा कि संघ के सामने नतमस्तक हो गए, संघम शरणम गच्छामि में आ गए। और अगर नहीं आते हैं तो संघ कहेगा कि राहुल गांधी हमसे और हमारी विचारधारा से डरते हैं, राहुल गांधी वर्ण व्यवस्था और हिंदू संस्कृति से डरते हैं। राहुल गांधी को मंजूर है कि वह डरते हैं, लेकिन किस चीज़ से डरते हैं? तुम्हारी जहरीली विचारधारा, तुम्हारी समाज को तोड़ने, तुम्हारी आपराधिक प्रवृत्ति और वह आपराधिक सोच जो अस्त्र शस्त्र की पूजा तुमसे करवाती है, उससे राहुल गांधी डरते नहीं हैं, बल्कि उसका पर्दाफाश करते हैं, भंडाफोड़ करते हैं और तुम्हारे चाल चरित्र चेहरे को जनता के सामने उजागर करते हैं, पूरी दुनिया में उजागर करते हैं। तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो संग्राम छिड़ा हुआ है, इस संग्राम को पलीता लगाने के लिए, राहुल गांधी को कमज़ोर करने के लिए इनका थिंक टैंक आरएसएस चाहता है कि राहुल गांधी को हम विरोध के रास्ते, राहुल गांधी की नीतियों का और राहुल गांधी का विरोध करके हम उन्हें ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। तो राहुल गांधी को अपने में शामिल करके, आरएसएस में शामिल करके उनके अस्तित्व को हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस जाल में कतई नहीं फंसने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को अरसे तक एक अछूत पार्टी के रूप में चिन्हित किया गया था। कोई भी सभ्य इंसान, पढ़ा लिखा इंसान या यूं कहें कि विद्वान इंसान भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक सोच वाली पार्टी थी, दंगे फसाद, दंगे भड़काने वाली पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी दलितों की विरोधी थी, ओबीसी की विरोधी थी, आदिवासियों की विरोधी थी और मुसलमानों की विरोधी थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 लोग या 3 जातियों के लोग पसंद करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। क्योंकि ब्राह्मणों की पार्टी थी, वैश्यों की पार्टी थी, क्षत्रियों की पार्टी थी, इसलिए इसके साथ अछूत होने का दंश चस्पा हो गया था। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह के सब्जबाग जुमले, झूठ सुना करके इस देश की जनता को अपने जाल में फंसाने की कोशिश किया, उसमें वह कामयाब भी हुए। और उस समय कांग्रेस सुस्त पड़ गई थी, या यूं कहें क्षीण हो गई थी, जर्जर हो गई थी। लेकिन कांग्रेस अब समय के साथ अपने को खड़ा कर लिया है और कांग्रेस को राहुल गांधी जैसे ताकतवर कद्दावर नेता मिल गए हैं, जो कि पूरे भारत को नापते हैं लगभग 4000 किलोमीटर, उसके बाद मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक 6000 किलोमीटर, 10-11 हज़ार किलोमीटर तक राहुल गांधी भारत को पैदल नापते हैं। उसके बाद उनका कद जिस तरह से बढ़ता है और लोकसभा चुनाव में उपलब्धियां हासिल करते हैं और नेता विपक्ष बन जाते हैं, उससे संघ घबराया हुआ है और संघ राहुल गांधी को अपने दायरे में ला करके अपनी विचारधारा का मोहताज बनाना चाहता है। और संघ चाहता है कि कांग्रेस की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा में मर्ज हो जाए। लेकिन संघ की यह मानसिकता पूरी नहीं होगी। संघ को एक डर और है कि अगर राहुल गांधी का राज आ गया तो उसके साथ वही व्यवहार होगा जो कभी नेहरू, पटेल और इंदिरा गांधी ने संघ पर कोड़े चलाया था।
संघ को बैन किया था और संघ को ख़त्म करने, संघ के लोगों को जेल में डालने का काम किया था, क्योंकि संघ उस समय भी देशद्रोही काम किया करता था। जब से संघ का गठन हुआ है तभी से यह अपने को राष्ट्रवादी जरूर कहता है, लेकिन राष्ट्रवादी नहीं है। संघ के गठन के बाद इसने अंग्रेज़ों का समर्थन किया, अंग्रेज़ों के लिए जासूसी किया और अंग्रेज़ों से पेंशन लिया। संघ के नेताओं ने आरएसएस के में रह चुके सावरकर गद्दारी करते थे, देश के साथ जासूसी करते थे इस देश की, और ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन लिया करते थे, यानी घूस लिया करते थे देश विरोधी काम करने के लिए। तो संघ की सोच सावरकर की सोच है और सावरकर की सोच को राहुल गांधी आए दिन आड़े हाथों लेते हैं और संघ की विचारधारा को लागू करने की शक्तियों को चैलेंज करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी संघ के कहने पर कि आकर के हमसे मिलिए, अगर क्या राहुल गांधी का कद संघ से छोटा है? राहुल गांधी क्यों आए? अगर ज़रूरत है राहुल गांधी से दोस्ती के तो तुम जाओ राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी चाहेंगे तो अपनाएंगे या फिर लात मार करके बाहर कर देंगे, क्योंकि संघ एक ऐसा ही संगठन है जो लात मारने के काबिल ही है। संघ की सोच इतनी घटिया दोयम दर्जे की है कि वह ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए, वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए, मनुवाद को फिर से स्थापित करने के लिए उसकी सोच किसी से छुपी नहीं रह गई है। संविधान के खिलाफ आरएसएस ने कितना आग उगला है, आरएसएस ने कितनी बार संविधान को जलाया है, आरएसएस ने कितनी बार संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। इसे सहज ही समझा जा सकता है कि जंतर मंतर पर आए दिन संविधान को जलाने के लिए कोशिशें की जाती है और संविधान के जलाने वाले उन आरएसएस के लोगों को दंडित भी नहीं किया जाता है, क्योंकि सत्ता इन्हीं की है, इसलिए दंडित कौन करेगा। तो संघ को डर है कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जिस तरह से वह धर्मनिरपेक्षता संविधान को ख़त्म करने के लिए, इस देश की साझा संस्कृति को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है, जिस तरह से संविधान को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है, इसका उलट काम राहुल गांधी करेंगे और संघ को न सिर्फ बैन करेंगे बल्कि ख़त्म कर देंगे, रसातल में उठा करके फेंक देंगे। इसी डर से ग्रसित हो करके आरएसएस राहुल गांधी को मान मनौवल करना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया संघ के आमंत्रण पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल ने आमंत्रित किया था, तो राहुल गांधी के पास नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए डिबेट करने के लिए, बहस करने के लिए, अपनी विचारधारा को बड़ा साबित करने के लिए। हम कहते हैं कि दुनिया के सभी देशों में जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हैं इनकी डिबेट कराई जाती है। अभी पिछले दिनों अमेरिका में कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की भी डिबेट हुई है। तो ऐसी परंपरा हमारे देश में क्यों नहीं होती? क्यों नहीं चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जब मोदी को आमंत्रित किया तो मोदी राहुल गांधी के पास क्यों नहीं गए डिबेट करने के लिए? इसे एक संवैधानिक परंपरा मानी जानी चाहिए और आगे से ऐसा किया जाना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं उनकी भिड़ंत चुनाव के पहले होनी चाहिए। आज संघ इस मोड़ पर खड़ा है कि वह एक तरफ तो शिक्षा पर, संस्कृति पर और भारत सरकार पर नियंत्रण स्थापित किए हुए है, आरक्षण को लगभग ख़त्म कर दिया है और लेटरल एंट्री के जरिए बहाली के लिए आमादा है। सभी विश्वविद्यालयों का भगवाकरण कर दिया गया है और ओबीसी, एससी, एसटी के प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर
आपको कहीं नहीं दिखेंगी। 2014 के बाद 90% या यूं कहें 95% से ज़्यादा सवर्ण जातियों के प्रोफेसर वाइस चांसलर नियुक्त हुए हैं। तो इस देश का भगवाकरण करने की प्रवृत्ति जो आरएसएस के अंदर है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो प्रवृत्ति आरएसएस के अंदर है, इस देश से संविधान खत्म करने की जो प्रवृत्ति आरएसएस के अंदर है, इसे राहुल गांधी ही नहीं पूरा देश जान चुका है। और राहुल गांधी इन्हीं सब मुद्दों पर संविधान बचाने के लिए, राष्ट्र बचाने के लिए, ओबीसी एससी एसटी का हक अधिकार दिलाने के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। आने वाले मध्यावधि चुनाव या फिर 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो निश्चित रूप से संघ का सफाया करेंगे, एक आतंकी संगठन का सफाया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।